हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की हमारी क्लास है आपके आरएस 2024 मेंस की रहने वाली है। और इसमें हमारा जो आपकी यूनिट फर्स्ट है यानी आपकी हिंदी की क्लासेज है वो रहने वाली है। हिंदी में आपके पार्ट ए व्याकरण रहेगा और व्याकरण में काफी सारे जो क्वेश्चंस है वो आपके जिसमें 10-10 एग्जाम्पल हम करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हमारा पार्ट बी, और पार्ट बी में जो आपके लिए कल जो क्वेश्चन दिया गया था आंसर राइटिंग के लिए उसका सॉल्यूशन अच्छे से करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रत्यय का आता है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे। जिसमें हमें क्या करना है कि जो हमें शब्द दिया गया है उससे मूल शब्द अलग करना है और उसका प्रत्यय अलग करना है। सबसे पहले जो हमें शब्द दिया गया है वो दिया गया है आतिथ्य। सबसे पहले जो दिया गया है वो कौन सा दिया गया है? आतिथ्य। आतिथ्य में अगर हम मूल शब्द यानी मूल धातु की बात करें तो वो होता है अतिथि। क्या होता है? अतिथि। अतिथि। और इसमें प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय आता है ए। प्रत्यय क्या आता है? ए। पौरुषेय की बात करें तो पौरुषेय में आपका जो मूल शब्द है वो तो है पुरुष। मूल शब्द कौन सा है? पुरुष। और इसमें जो प्रत्यय है वो कौन सा है? ए। प्रत्यय ए। अगला शब्द है कार्तिकेय। कार्तिकेय में कृतिका। क्या है? कृतिका। कृतिका, ध्यान से देखना इसको। कृतिका तो मूल धातु है और ए इसमें प्रत्यय है। अब हमने जो ए प्रत्यय से बनने वाले हैं वो 3 शब्द है वो याद कर लिए अच्छे से। इसमें कौन सा मूल शब्द है, कौन सा इसमें प्रत्यय है, किस प्रकार इसको लिखा जाता है, ये हमने अच्छे से देखा। तो आतिथ्य में मूल शब्द अतिथि होता है, पुरुषे में मूल शब्द पुरुष होता है और कार्तिकेय में मूल शब्द कृतिका होता है। तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार हम आगे की सभी क्लासों में प्रत्यय के जो क्वेश्चन होंगे इसी प्रकार करेंगे ताकि हमें अच्छे से उस प्रत्यय को सीखने को मिले। यानी हमें जब हम सीधा लिखते हैं ना कि आप लिख दे यह प्रत्यय से बनने वाले शब्द, ये प्रत्यय से बनने वाले दो दो शब्द लिखे, तो इसमें हम सिर्फ उन 2 या 3 प्रत्ययों को याद कर पाते हैं। लेकिन इस वाले जो इस फॉर्मेशन में हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हम नए नए प्रत्यय भी अच्छे से याद कर लेंगे, जो कि हमें बहुत कम पढ़ने को मिलते हैं, और अच्छे से उनको अलग करना है यानी उनका मूल शब्द अलग करना भी हम अच्छे से सीख पाएंगे। अगला जो है हमें शब्द दिया गया है वो दिया गया है वात्स्यायन। वात्स्यायन। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो मूल शब्द है वो कौन सा है? मूल शब्द है वातस्य। क्या है? वातस्य। वातस्य मूल शब्द हो गया। इसमें अगर हम प्रत्यय की बात करें तो इसमें आयन प्रत्यय है। क्या है? आयन प्रत्यय। तो वात्स्यायन में वातस्य क्या हो गया? आपका मूल शब्द यानी धातु हो गई, और आयन आपका प्रत्यय हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें दिया गया है वो दिया गया है, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। अगला दिया गया है सादृश्य। सादृश्य। अब सादृश्य को अपन इस प्रकार देखते हैं ना, सादृश्य, तो ये इसी प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, सादृश्य। सादृश्य में जो मूल धातु है वो है सैदृश। कौन सी है? सैदृश। और इसमें जो प्रत्यय दिया हुआ है वो यह प्रत्यय दिया गया है। अगला है अभिजात्य। अभिजात्य की बात करें तो इसमें अभिजात तो आपकी धातु है यानी मूल शब्द अभिजात, और इसमें यह प्रत्यय है। और यह प्रत्यय जब आता है तब जो जो शब्द होता है मूल मूल शब्द धातु होती है उसके पहले अक्षर में है वो परिवर्तन करता है। जैसे सैदृश्य में किया तो सादृश्य हो गया, अभिजात में किया तो अभिजात्य हो गया। ठीक है, तो यह पीछे तो लगता ही लगता है, आगे वाले शब्द में भी परिवर्तन करता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे में अगला 7वां दिया गया है साम्य। साम्य की बात करें तो इसमें आपकी जो मूल धातु है वो है सम। यह प्रत्यय है तो स का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा में, साम्य। ठीक है। अगला हमें दिया गया महात्म्य। महात्म्य की बात करें तो इसमें आपका जो मूल धातु है वो है महात्मा। क्या है? महात्मा। और इसमें यह प्रत्यय लग गया, यह प्रत्यय लग गया तो क्या हो जाएगा? महात्म्य। क्या हो जाएगा? महात्म्य। अगला है पाश्चात्य। पाश्चात्य की बात करें तो इसमें जो मूल शब्द है वो है पश्चात। क्या है? पश्चात। यह इसमें प्रत्यय है तो क्या बन गया? पाश्चात्य। मैंने बताया ना, यह प्रत्यय जब लगेगा तो आपके पहले ये आपका होगा अक्षर होगा, इसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। जैसे अगला है प्राच्य। प्राच्य यानी प्राची।
मूल शब्द मूल धातु क्या है? प्राची, और यह इसमें प्रत्यय हो गया। एक बार फिर मैं इसका रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये माइंड में रहे। आतिथ्य में अतिथि मूल शब्द ए प्रत्यय, पौरुषे में पुरुष मूल शब्द ए प्रत्यय, कार्तिकेय में कर्तिका धातु ए प्रत्यय, वात्स्यायन में वात्स्य मूल शब्द आपका आयन प्रत्यय, सादृश्य में सदृश आपकी धातु यह प्रत्यय, अभिजात्य में अभिजात प्लस यह, साम्य में सम और यह आपका प्रत्यय हो गया, महात्म्य में महात्मा आपकी धातु हो गई और यह प्रत्यय हो गया, और पाश्चात्य में पश्चात क्या हो गया? मूल शब्द और यह प्रत्यय। वहीं प्राच्य में प्राची धातु और यह प्रत्यय। तो आपका इस प्रकार है वो प्रत्यय के 10 क्वेश्चन हमारे अच्छे से कंप्लीट होते हैं और हमने अच्छे से समझ भी लिए। मैं यही सोच के चल रही हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट रहता है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा ही जा रही है। साथ में आपका जो इंग्लिश का कंटेंट है वो भी वहीं पे प्रोवाइड करवाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। हमें शब्द दिया गया है, उसकी हमें क्या करनी है? संधि। सबसे पहले जो शब्द दिया गया है वो क्या दिया गया है? आपको दिया गया है अक्षोहिणी। क्या दिया गया है? अक्षोहिणी। इसमें अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अक्ष, अक्ष प्लस उहिनी, एक्स प्लस उहिनी। और इस चीज को माइंड में अच्छे से पढ़ना इसको कि हम लिख किस प्रकार है ताकि हमारी शब्द शुद्धि है वो ना होए। तो अक्षोहिणी एक्स प्लस उहिनी, उहिनी में है की और ने की आप इसमें ई की मात्रा को ध्यान में रखना। अगला जो हमें दिया गया है वो दिया गया है देवर्षि। देवर्षि की बात करें तो देवर्षि देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। इसी प्रकार अगला दिया गया सप्तऋषि, तो सप्तऋषि में सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। तो देवर्षि और सप्तऋषि दोनों एक जैसे हैं। अगला देखिए, अगला है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो इसमें ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु। अगला दिया गया है एक एक, एक एक में एक प्लस एक, एक प्लस एक, एक एक। अक्षोहिणी अक्ष प्लस उहिणी, देवर्षि देव प्लस ऋषि, सप्त ऋषि सप्त प्लस ऋषि, ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म प्लस ऋतु। एक एक में एक प्लस एक। अगला हमें दिया गया है तथेव, एक एक तथेव, मतेक्य, महेश्वरीय, सब में सेम संधि है ना। तो अगर हम तथेव की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। मतेक्य में मत प्लस एक्य, मत प्लस एक्य। अगला है महेश्वरीय, महेश्वरीय में महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वरीय। जलोग, जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ। और लोकेशना, लोकेशना में लोक प्लस एसना, लोक प्लस एसना। तो ये हमने 10 क्वेश्चन है वो किसके कर लिए? अपने संधि के कर लिए। अच्छे से हमने इसके क्या की? संधि विच्छेद कर दिया। अब जो अगला हमें क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है शब्द शुद्धि का। हमें अशुद्ध शब्द है वो दिए गए हैं और उसका हमें क्या करना है? शुद्ध शब्द है वो लिखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहला अशुद्ध शब्द दिया गया है अंकुर। अंकुर होता है, इसमें शुद्ध क्या दी गई है कि ए के ऊपर जो चांद बिंदी दी गई है वो नहीं आएगी। शुद्ध शब्द में ए के ऊपर है वो सिर्फ बिंदी अनुस्वार आएगा, तो चांद बिंदी नहीं आएगी। तो ये होता है अंकुर। कुमुद, कुमुद की बात करें तो कुमुद में है वो कुमुद आता है, कुमुद नहीं होता। यानी बोलने में कुमुद ही बोला जाता है, कुमुद। एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको जो सबसे पहले जो ये हिंदी की क्लासें करवाई थी उसमें ऊ वाले यानी दोनों छोटे ऊ, दोनों बड़े ऊ, एक में छोटा ऊ एक में बड़ा ऊ, ये वाले क्वेश्चन करवाए थे। तो वहां से एक बार इनका रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि शब्द शुद्धि में ये चीजें जरूर आती है। एक जो ई की मात्रा होती है किस में? बड़ी ई की, और किस में? आपके छोटी ई की मात्रा आती है। ये वाले क्वेश्चन भी आपके ज्यादा चांसेस बनते हैं शब्द अशुद्धि में आने वाले। ठीक है, तो कुमुद नहीं होता, कुमुद होता है। अगला है अट्टारी। अट्टारी नहीं होता, ये क्या होता है? अट्टालिका होता है। क्या होता है? अट्टालिका। जैसे पहला आधा टे, फिर टा, फिर लिका, अट्टालिका। ठीक है। कालंदी,
कालिंदी, कालिंदी नहीं होता, कालिंदी होता है, कालिंदी। ल के ऊपर बिंदी भी आएगी, कालिंदी, इस प्रकार आपका लिखा जाएगा। तो अंकुर, अंकुर। कुमुद नहीं होता, कुमुद होता है। अटारी नहीं होता, अट्टालिका होता है। कालंदी नहीं होता, कालिंदी होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले पर। अगला क्या दिया हुआ है? अतिथि। अतिथि के अंदर देखिए आपकी क्या गलती दी हुई है? तिथि। तो अतिथि में आपके जो ई की मात्रा है दोनों की दोनों छोटी होती है, तो तय और थ पर दोनों की एक ही मात्रा आएगी, अतिथि। कामनी, कामनी नहीं होता, कामिनी होता है, कामिनी। और दोनों ई की मात्रा देख लेना, दोनों में बड़ी और छोटी आएगी, तो ये ध्यान रखना। अधिशासी, अधिशासी है वो किस प्रकार लिखा जाता है? अधिशासी, अधिशासी। अगला है कविंदर। कविंदर की बात करें तो इसमें वह पे मात्रा है वो बड़ी आती है, कविंदर, इस प्रकार लिखा जाता है। आज वाले जो शब्द अशुद्धि वाले क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम्पल अच्छे हैं। अगला है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि नहीं होता, अंत्येष्टि होता है, ट आता है, ठ। और मैंने आपको शुरू में जब मैं आपको बता रही थी ना ऊ वाले क्वेश्चन, वहीं पे मैंने आपको ई वाले भी करवाए हुए हैं, वहीं पर भी मैंने आपको ट और ठ वाले अलग से करवाए हुए हैं। तो वो क्लासे अगर ना ले पाओ तो उनकी पीडीएफ एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपको उन जो एग्जाम्पल दिए गए उनको एक बार आप फिर रिविजन कर पाओ, फिर आपके वो अच्छे से याद रह पाए। अंत्येष्टि होता है तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? इसको लिखेंगे अंत्येष्टि, ट आ जाएगा ठ की जगह, अंत्येष्टि। अगला आता है कवियत्री या कवित्री। अब देखना आपके पास जो कवियत्री शब्द होता है उसकी दो प्रकार से अशुद्धि बनती है। किस प्रकार? एक तो आपको कवियत्री लिखा होता है, इसमें काफी बार कंफ्यूज होते हैं, इसको हम सही बता देते हैं। कवित्री होता है, इसमें तो हमें कई बार कवित्री दिया होता है तो हमें इसमें पकड़ लेते हैं कि हाँ ये तो गलत दिया गया है, लेकिन वो होता है कवयित्री। यह पे आती है ना कि वह पे मात्रा, तो कवयित्री इस प्रकार लिखा जाएगा, इसको ध्यान रखना। ये दोनों प्रकार से आपको शुद्धि दी जाती है, तो मैंने दोनों प्रकार ही लिख दिया, चाहे आपके कवियत्री लिखा हो या कवित्री लिखा हो, आपका शुद्ध शब्द होगा कवियत्री। क्या होगा? कवियत्री। तो ये आपकी शब्द अशुद्धि वाले 10 एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए काफी अच्छे से, आई होप आपको समझ में भी काफी अच्छे से आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो आता है वो आता है शब्द युग्म का। निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। इसमें हमें शब्द युग्मों का अर्थ बताना है। सबसे पहला दिया गया तरणी। तरणी की बात करें तो तरणी होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। और तरणी यानी बड़ी की मात्रा होती है, वो तरणी होती है नाव। वो क्या होती है? नाव। दग्ध, दग्ध का अर्थ होता है जला हुआ। क्या होता है? जला हुआ। और दुग्ध यानी दूध, दुग्ध यानी दूध। द्रव, द्रव होता है पिघला हुआ। मान ले अपन बोलते हैं ना कि ये तो द्रव अवस्था में है, ठीक है, यानी रस या फिर पिघला हुआ। क्या आ जाएगा? पिघला हुआ। ठीक है, तो ये होता है, ये अवस्था होती है, जैसे ठोस अवस्था, गैस अवस्था, उस प्रकार वाली ये रस पिघला हुआ। और द्रव्य होता है वो एक पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ। और धन को भी क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं, तो पदार्थ या धन। दसन, दसन का अर्थ क्या होता है आपके? दसन का अंत होता है दांत। दसन का अर्थ क्या होता है? दांत। और ये दसन जिसमें एक बिंदी और आ जाती है ऊपर, उसका अर्थ होता है काटना या डसना। काटना या डसना, अपने बोल देते हैं कि सरप दसन है, सरप दसन है, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका डसना या काटना। तो इन दोनों को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आपके लिए, और इंपॉर्टेंट तो सारे एग्जाम्पल हैं। अगला आता है देव। इस देव की बात करें, एक मात्रा आती है वो होता है देवता। इस अर्थ का होता है देवता। और ये जो देव आता है डबल मात्रा आ जाती है, दो मात्रा हो जाती है, इसका अर्थ होता है भाग्य। इसका अर्थ क्या होता है? भाग्य। दरित, दरित का अर्थ होता है डरपोक। डरपोक, दरित का अर्थ क्या होता है? डरपोक। और दुरित, दुरित का अर्थ होता है पाप। दुरित का अर्थ होता है पाप। द्वीप, द्वीप का अर्थ होता है हाथी। और जब मैंने आपको पर्यायवाची शब्द करवाए तो उसमें मैंने आपको ये लिखवाया है कि हाथी को क्या बोलते हैं? द्वीप, जिसमें छोटी की मात्रा आती है। और जो बड़ी की मात्रा होती है वो द्वीप, टापू अपन पढ़ते हैं ना,
जैसे लक्षय द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, वो वाले द्वीप टापू। नग का अर्थ होता है पर्वत, हमने पर्यायवाची में अच्छे से याद किया है। और नाग का अर्थ होता है आप सर्प या सांप, ये भी हमने अच्छे से पढ़ा है। अगला भुजंग भी होता है सर्प का पर्यायवाची। अगला आता है निर्जर। निर्जर का अर्थ होता है देव, देवता, देव, ठीक है। और निर्झर का अर्थ होता है झरना, निर्झर का अर्थ होता है झरना। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, मुक्ति। और निर्माण का अर्थ होता है किसी चीज को बनाना, रचना करना, बनाना। यानी आपने बोलते हैं ना कि ये क्या है, ये भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, रचना करना, बनाना, करना। एक बार फिर इसको हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी हमें इसी क्लास में इनको याद करना है। तो सबसे पहले में दिया गया तरणी, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सूर्य। अगला दिया गया है नाव, तरणी नाव। दग्ध जला हुआ, और दुग्ध दूध, क्या हो गया, दूध। द्रव रस यानी पिघला हुआ यानी अवस्था, और द्रव्य पदार्थ धन। दसन का अर्थ दांत होता है, और दसन का अर्थ काटना या डसना। देव का अर्थ देवता, और इस देव का अर्थ भाग्य। दरित डरपोक, और दुरित पाप। द्वीप का अर्थ हाथी, और द्वीप का अर्थ क्या हो जाएगा, टापू हो जाएगा। नग का अर्थ है वो पर्वत हो जाएगा, और नाग का अर्थ सर्प, सांप, भुजंग। निर्जर का अर्थ देव हो गया, निर्जर का अर्थ झरना हो गया। निर्वाण मोक्ष प्राप्ति, और निर्माण बनना, किसी चीज की रचना करना, जैसे भवन निर्माण। अगला आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या आता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना, इसको, इस रस्म को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाणी ग्रहण। तो अपन क्या लिखेंगे, पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण। तो इसको क्या बोलते हैं, पाणी ग्रहण। अगला आता है वह स्त्री जिसको पति ने छोड़ दिया हो, तो वो क्या होती है, वो होती है परित्यक्ता, वो होती है परित्यक्ता। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, काफी बार आए हुए हैं क्वेश्चन। तो इसका ये क्या होता है, परित्यक्ता, परित्यक्ता। जिसका या जिसके साथ परिचय हो चुका हो वो होता है परिचित। अपने बोलते हैं ना, ये तो अपना चित परिचित है, यानी जानकार है, तो ये होता है परिचित। अगला है जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो, तो वो होता है प्राश्रित। वो क्या होता है, प्राश्रित। जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो, प्राश्रित। जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। पर पुरुष से प्रेम करने वाली वो होती है परकिया, पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला वो क्या होता है, वो होता है नेष्ठिक, वो होता है नेष्ठिक। देखना किस प्रकार लिखा जाता है, और नेष्ठिक के अंदर है दो मात्रा आती है न पे, तो ये नेष्ठिक होता है, ठीक है। जिसके हृदय में ममता नहीं हो, ऊपर चला गया थोड़ा, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जो ममत्व से रहित है, वो होता है निर्मम। वो क्या होता है, निर्मम। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए वो होता है एनिमेश। वो क्या होता है, एनिमेश। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं निर्निमेश, निर्निमेश, ठीक है। अनिमेष या निर्निमेष। जिसे किसी बात की आकांक्षा न हो, जिसको कोई इच्छा न हो, वो क्या होता है, वो होता है निष्प्रिय। वो क्या होता है, निष्प्रिय है। इसमें दोनों के दोनों स है वो आधे आएंगे, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ही लगा लेना इसको शब्द शुद्धि के। इसमें क्वेश्चन बन सकता है निष्प्रिय है, दोनों के दोनों स आधे आएंगे, पै के नीचे री आएगा, है निष्प्रिय है। एक बार फिर इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि यही हमें याद हो जाए। किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के बाद उसका हाथ पकड़ना, पाणी ग्रहण। वह स्त्री जिसको पति ने छोड़ दिया वो परित्यक्ता। जिसका या जिसके साथ परिचय हो चुका हो परिचित। जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो प्राश्रित। जो दूसरों के अधीन हो पराधीन। पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नेष्ठिक। जिसके हृदय में
जिसके हृदय में ममता नहीं है यानी ममत्व से रहित तो निर्मम, बिना पलक झपकाए अनिमेष या निर्निमेष, जिसे किसी बात की स्पृहा यानी आकांक्षा न हो, जिसको कोई इच्छा न हो, वो क्या होता है, निस्पृह है। अब ये देखिए स्पृहा यानी आकांक्षा, तो ये निस अपने आप अगल आगे लग जाएगा, जिसकी इच्छा ही नहीं है, निस्पृह है। तो ये कंप्लीट होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे पार्ट बी पर। पार्ट बी का मैंने आपको कल बताया था, क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए दिया था, और वो क्या था, आपका था संक्षिप्तीकरण करना। निम्नलिखित अवतरण का उचित शीर्षक देते हुए लगभग 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण कीजिए। 100 शब्द दिए गए हैं, आपको 1/3 यानी कितने लिखने हैं, 33 से 35 आपको शब्द लिखने हैं। चलिए एक बार हम इसे पढ़ते हैं, फिर देखेंगे। आपको मैंने बताया था कल भी कि किस प्रकार इसको पढ़ना है, किस प्रकार इसका शीर्षक लिखना है, किस प्रकार इसके 1/3 शब्द है लिखने हैं। नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है, क्योंकि यह यानी नैतिकता उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें यानी नैतिक नियमों को मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता महज इसलिए नहीं मानी जाती कि पूर्वज भी ऐसा मानते थे, बल्कि वह यानी नैतिकता इसलिए मानी जाती क्योंकि इसके पीछे न्याय, पवित्रता, औचित्य व दृढ़ता होती है। नैतिकता आत्म चेतना से प्रेरित होती है। रूढ़ियों तो तर्कपूर्ण नहीं होती, किंतु नैतिकता का आधार मनुष्य की जीवन मूल्य होते हैं, जिनके अनुसार वे तर्कों का निर्माण करते हैं। नैतिकता यानी नैतिकता के बारे में दिया हुआ है कि नैतिकता क्या है, नैतिक नियम क्या होती है, किस प्रकार इसको अपने पूर्वज भी मानते थे, किस प्रकार अपन भी इस चीज को मान रहे हैं। यानी जो आपका जो शीर्षक बनेगा वो नैतिकता के ऊपर बनेगा, यानी एक शब्द तो आपके नैतिकता होगा। अब मैंने आपको बताया कि जब आप उचित शीर्षक लिखो, जब शीर्षक है वो आपके 3 शब्दों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी एक शब्द तो हमारा नैतिकता आ गया। अब 2 शब्द और लिखने हैं, वो इसमें हमें देखने होंगे। नैतिकता रूढ़ियों व जन रीतियों की अपेक्षा स्थायित्व लिए रहती है। नैतिकता का एक और अर्थ हो सकता है जिसका संबंध एक समूह विशिष्ट से होता है, जैसे डॉक्टरों की नैतिकता, अध्यापकों की नैतिकता आदि। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर की आचार संहिता में यह होता है कि कोई भी रोगी, चाहे वह गरीब हो या धनी, यदि वह आधी रात को भी उसके पास आता है तो वह उसका इलाज अवश्य करेगा। इस प्रकार नैतिकता आचार शास्त्र के बहुत निकट है। नैतिकता से ही संबंधित धर्म की अवधारणा है। धर्म अक्सर सिद्धांतों का समर्थन करता है और नैतिकता सिद्धांतों का परिपालन धर्म के भय के कारण होता है, क्योंकि बहुत से नीति नियमों की उत्पत्ति धर्म से बतलाई गई है। भारत में कर्म, पुनर्जन्म एवं स्वर्ग नरक की अवधारणाएं धर्म द्वारा प्रतिपादित है। ये अवधारणाएं सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है। धर्म नैतिकता पर जोर देता है तथा इसका संबंध अलौकिक संसार से स्थापित करता है। यदि व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं करता है तो उसको अपराधी माना जाता है, जबकि धर्म का पालन करने पर वह पाप का भागी बनता है। आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक हो, कई नैतिकताएं धर्म निरपेक्ष भी होती है। 10 अंक का है आपको। तो यानी अब हमने नैतिकता के बारे में देखा है, नैतिकता क्या है, नैतिकता के नैतिक नियम है वो क्या है, पूर्वज अपने अपनाते थे, अपन अपना रहे हैं इसको। जो नैतिकता है वो धर्म का भी भाव उत्पन्न करती है, यानी अपन है वो धार्मिक यानी धर्म के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए नैतिकता का परिपालन हो रहा है, धर्म के भय के कारण हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो नैतिकता का अपन बना सकते हैं कि नैतिकता के जो समाज में जो मापदंड है उसके हिसाब से, तो नैतिकता के सामाजिक मापदंड ऐसा करके अपन इसका कुछ आप उचित शीर्षक है वो लिख सकते हो। एक चीज देखना कि मैंने आपको कल वाले टेस्ट में बताया था कि अब आगे आने वाली जो आपकी 5 से 6 क्लास है उसमें हम सिर्फ आपके भाव विस्तार और संक्षिप्तीकरण करेंगे। क्यों? क्योंकि अब देखिए मैंने ये पैराग्राफ आपको बढ़ा दिया, तो इससे आपको कुछ एक शब्द है वो मिलेंगे जिसका आपको अर्थ पता चलेगा, ठीक है। साथ में आपके जो अपना जो शब्दकोश बोलते हैं ना, जो शब्दकोश है वो बढ़ेगा। अपने जो सोचने और लिखने की है कि हाँ हम लिखते जा रहे हैं और माइंड को सोचने के लिए वो आगे से आगे सोचता जा रहा है, यानी हमें एक बार सोच के फिर नहीं लिख रहे, यानी अपने पास है वो जो कंटेंट है वो अपने आप बनता जा रहा है माइंड में और अपने है वो लिखते जा रही है। तो इसकी प्रैक्टिस हमारे लिए
ज्यादा जरूरी है। तो अब हम 5 से 6 टेस्ट में है वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संक्षिप्तीकरण और भाव विस्तार करेंगे। एक आधा लेटर भी मैं आपको और करवा सकती हूँ, लेकिन इनकी प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी है, क्योंकि अब हमारे पास थोड़े दिन बचे, तो इसलिए हमारी प्रैक्टिस है वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज की होनी चाहिए। बात आई आपकी निबंध की, तो निबंध मैं आपको ऐसे ही टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए इसका हम संक्षिप्तीकरण करते हैं। अगर हम इसके बात करें उचित शीर्षक की, तो नैतिकता सामाजिक मानदंड के रूप में। नैतिकता समाज में उचित और अनुचित का ज्ञान कराकर चरित्र निर्माण पर बल देती है। नैतिकता अपने सिद्धांतों जैसे न्याय, पवित्रता, दृढ़ता, तर्कपूर्ण व्यवहार आदि के कारण रूढ़िवादिता की अपेक्षा अधिक स्थायित्व रखती है। नैतिकता के विभिन्न आयाम हैं, जैसे डॉक्टर की नैतिकता, वकील की नैतिकता आदि। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म के सिद्धांत नैतिकता के लिए आधार प्रदान करते हैं तथा ये धार्मिक नियम सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, जो कि नैतिकता का मूल आधार है। इस प्रकार धर्म और नैतिकता एक दूसरे के पूरक है, जिसमें नैतिकता का दायरा धर्म सिद्धांतों में विस्तृत है। तो ये हमारे अच्छे से हमने संक्षिप्तीकरण किया, अच्छे से उस चीज को समझा, कई सारी चीजें और हमारे पास आई, कुछ और शब्द कोश हमारा बढ़ा, जिससे हम जो भी हमारा पलवन होगा, हमारा निबंध होगा, उसमें हम लिखने में आसान रहेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट के क्वेश्चन की तरफ। और कल का जो हमारा आगे का जो क्वेश्चन रहने वाला है, जिसकी हमें आंसर राइटिंग करनी है, वो आपका एक अनुस्मारक पत्र यानी आपका रिमाइंडर रहने वाला है। सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय जयपुर की ओर से निदेशक पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, ये क्या है, ग्रामीण ग्रामीण विकास विभाग जयपुर को पंचायती राज में जिलेवार रिक्त पदों की सूची मंगवाने हेतु एक अनुस्मारक पत्र लिखे। यानी आपको जो ये पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिवालय है, उसकी ओर से किसको लिखना है, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के जो निदेशक है उनको लिखना है कि जिले पंचायती राज में जो जिलेवार जो खाली पद है उनकी सूची मंगवाने के लिए। अनुस्मारक पत्र है, यानी आप पहले एक पत्र है वो लिख चुके हो, तो आपको अब अनुस्मारक पत्र लिखना है। तो आप अच्छे से इसकी आंसर राइटिंग करना। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज आपको समझ में ना आए, तो क्लास के आप नीचे तुरंत आप मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई और आपकी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। तो चलिए क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।